आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए, जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए। हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए, हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए। मैंने तो की मोहब्बत, तूने की बेवफाई, तकदीर ये हमारी। ओके, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। हेडिंग डाल दीजिए कैपिटल बजटिंग। सर कैसा चैप्टर है ये? लाजवाब, बेहतरीन और बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि टफ चैप्टर भी आप बोल ही सकते हैं। इसमें छिपाना क्या है, बट इसको आप रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं और थोड़ा उस कॉन्सेप्ट को पकड़ते चले जाते हैं तो ये चैप्टर आप बिलीव करिए मजाक बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन बनाए रखना होगा इस चैप्टर में टिल जब तक सारा का सारा कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो जाता। सारा का सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है, जैसे भी हम लोग सम्स पे उतरने लग जाएंगे, लॉन्ग सम्स पे उतरने लग जाएंगे तो आपको इस चैप्टर से प्यार हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में ये फेवरेट चैप्टर है, एग्ज़ाम में इसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस चैप्टर का सर ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताइएगा। जरूर, इस चैप्टर के क्या ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा। इस चैप्टर अपने लाइफ में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है इस चैप्टर का पढ़ने का। तो इसको आप समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि ये क्या है। सपोज मानिए कि ये एक बिजनेस है, ठीक है ना। क्या है ये सर? बिजनेस है। बिजनेस क्या करता है सर? बिजनेस जो है ना वो इन्वेस्ट करता है। क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। कहाँ इन्वेस्ट करता है बताइएगा। बिजनेस जो है कहाँ इन्वेस्ट करता है सर? बिजनेस जो है किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। बहुत सही जवाब है आपका। जो बिजनेस है किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। अच्छा, जब बिजनेस किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा तो वहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को? जब बिजनेस जो है किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा तो वहाँ से क्या आएगा आप बता पाइएगा। सर जब किसी प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से हम लोगों को, प्रोजेक्ट से हम लोगों को मिलेगा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ले दे के बात ये हुआ कि बिजनेस करता क्या है? इन्वेस्ट। कहाँ करता है? देयर आर वेरियस प्रोजेक्ट। जो उसको बेस्ट लगता है उस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर देता है। और इन्वेस्ट करने से क्या मिलता है सर? इन्वेस्ट करने से हम लोग को ROI मिलता है। ठीक है, तो भाई अब बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट से समझ में आ रहा है भाई पैसा का। तो ये बिजनेस के पास पैसा आया कहाँ से? इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए किसी प्रोजेक्ट में आता कहाँ से है? तो सर ये जो पैसा है वो पैसा हम लोग किसी से मांगते हैं, किसी से प्रोक्योरमेंट करवाते हैं। किससे? जिसका नाम है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर से हम पैसा मांगते हैं, बोलते हैं इन्वेस्टर जी
हमको ना कुछ पैसा दीजिए। इन्वेस्टर बोलता है क्यों, क्या हुआ? तो हम लोग बोलते हैं कि साहब हम लोग को थोड़ा सा ना एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, इसीलिए पैसा दीजिए। बोला ठीक है दे देंगे, पर बदले में हमको क्या मिलेगा? तो हम बोलेंगे बदले में आपको भी कुछ ना कुछ देंगे, ऐसा थोड़ी है कि नहीं देंगे, क्या आपको भी देंगे। तो आपको जो दिया जाएगा, इन्वेस्टर को जो दिया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? COC, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये बात समझ में आया? ले दे के बात ये हुआ कि इन्वेस्टर से पैसा लेकर, बिजनेस जो है इन्वेस्टर से पैसा लेकर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, और वहाँ से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है। आउट ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो क्या करता है बिजनेस? COC के रूप में इन्वेस्टर्स को उसका रिटर्न दे देता है। आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल जस्ट कि अमाउंट हम किसी से ले रहे हैं तो उसका कॉस्ट कितना है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब ये हुआ कि जब हम किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं तो वहां से जो रिटर्न आएगा दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दो डिफरेंट टॉपिक्स है, टर्म्स है, ठीक है ना। अब बात ये है कि भाई एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना, ध्यान समझिएगा, एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना वो सक्सेसफुल कब माना जाएगा? कब हम बोलेंगे कि भाई इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि अपने पास बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है, बात की है ना, प्रोजेक्ट 1 होगा, प्रोजेक्ट 2 होगा, बात समझ रहे हैं? बहुत सारा प्रोजेक्ट होगा, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ सर बहुत सारा प्रोजेक्ट होगा। जैसे प्रोजेक्ट 1 हुआ, प्रोजेक्ट 2 होगा, अपने पास 3 होगा। तो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? 4 होगा, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कैसे पता चलेगा? खाली आप इन्वेस्टर से पैसा लेकर किसी प्रोजेक्ट में लगा देंगे ऐसे नहीं ना चलेगा। अपने पास तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए ये कैसे पता चलेगा? तो एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना यानी कि एक बिजनेस सक्सेसफुल होना तब माना जाएगा जब उस प्रोजेक्ट से आया हुआ रिटर्न, दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज मोर देन COC। मोर देन COC, बस इतना ही समझिए। बिजनेस में प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट जो किए हैं आप, वो सक्सेसफुल कब माना जाएगा? जब आपका जो प्रोजेक्ट से रिटर्न आ रहा है ना वो इतना ज़्यादा हो कि COC को मिट कर पाए। यानी कि चलिए ना, COC इतना भी कम से कम आपका रिटर्न आ जाए तो भी हम बोलेंगे भाई ठीक है वो प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिफरेंस है, आप आराम से चाहे तो आप कर सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। बट आप समझिए कि सक्सेसफुल कब बोला जाएगा? जब मेरा रिटर्न जो है ना, जब रिटर्न है वो रिटर्न जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो COC से ज़्यादा हो जाए तो यानी कि मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर रिटर्न से अगर हम लोग 100 रुपये कमाते हैं और COC अगर 80 रुपया है तो 20 रुपया तो ज़्यादा हो गया, तो इसको सक्सेसफुल बोलेंगे? जी हाँ, ये सक्सेसफुल बोलेंगे। ठीक है, तो सर एक बात बताइए, जो ये रिटर्न से आप 100 रुपया कमाए, ठीक है, और 80 रुपया COC को दे दिए, तो जो 20 रुपया बच गया वो किसका? वो हो जाएगा बिजनेस के मालिक का, शेयर होल्डर्स का। ठीक है ना, शेयर होल्डर्स का वो 80 रुपया हो जाएगा। तो आप ये समझिए, छोड़िए वो सब बात, पहले आप ये समझिए कि बिजनेस को किसी एक, हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि अपने पास बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट 1 होगा, प्रोजेक्ट 2 होगा। जब आप बड़े हो, जब आप किसी फॉर्म में जाइएगा, जब किसी कंपनी में जाकर कॉर्पोरेट लेवल पर काम करिएगा, तो वहाँ पर आपके पास एनालाइज करने के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट्स रहेगा। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, प्रोजेक्ट 3, प्रोजेक्ट 4। आपको किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए वो आपको डिसाइड करना होगा। तो कैसे आप डिसाइड करिएगा किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? तो सर आप एक ट्रिक बता दिए हम लोग को। वो ट्रिक आपका ये है, वो ट्रिक ये है कि अगर उस प्रोजेक्ट से रिटर्न जो आया वो ज़्यादा हो COC से, तो हम लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट सर एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, सर क्या है बस मात्र यही एक टेक्निक है पता करने का कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट ना करें? यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए बस मात्र एक ही ये टेक्निक है, और कोई टेक्निक नहीं है अपने पास? और कोई अपने पास टेक्निक है तो बताइए ना। क्वेश्चन समझ में आया? आप लोग का तरफ से क्वेश्चन ये आता है कि सर ये मात्र एक ही एक टेक्निक है,
इसके अलावा और कोई टेक्निक नहीं है, बस खाली यही ROI ज़्यादा है COC से तो इन्वेस्ट करेंगे उस प्रोजेक्ट में, अगर वो ROI ज़्यादा नहीं है तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बस यही एक टेक्निक है। नहीं, ऐसा तो हम नहीं बोले कि यही एकमात्र टेक्निक है। इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हैं, देयर आर वेरियस टेक्निक्स फॉर द एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। इस चैप्टर में आप यही पढ़ने वाले हैं कि अपने पास बहुत तरह का, बहुत तो नहीं बोलेंगे, वेरियस है, ठीक है ना, गिन के 6 टेक्निक्स है इस चैप्टर में। तो अपने पास कुछ टेक्निक्स है, ठीक है ना, वेरियस टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स का यूज करके हम लोग किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आई मीन उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं आपको ये बात समझ में आ गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का, जरा बताइए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग? ऑब्जेक्टिव ऑफ कैप बज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कैप, कैपिटल बजटिंग, बज। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल बजटिंग? ठीक है ना, तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? वेरियस टेक्निक फॉर evolution of long term project. There are various technique for the evolution of long term project. तो अपने पास बहुत सारा टेक्निक आने वाला है, वो टेक्निक से हम लोग ये समझेंगे कि किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसका एवोल्यूशन हम लोग सीखेंगे। क्लियर है चैप्टर का ऑब्जेक्टिव? बस एकमात्र यही एक उपाय नहीं है। तो सर बताइए क्या टेक्निक है? जरूर बताते हैं आपको टेक्निक। उस टेक्निक को जानने के लिए, ठीक है ना, उस टेक्निक को जानने के लिए हम लोगों को पूरा का पूरा टेक्निक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है ना। टेक्निक को हम लोग क्या करेंगे? 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ओके सर, चलिए टेक्निक को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला वाला है प्रॉफिट बेस्ट। प्रॉफिट बेस्ट, ठीक है। दूसरा जो टेक्निक आएगा वो आएगा कैश फ्लो बेस्ट। कैश फ्लो बेस्ट, क्या समझे? पहला जो टेक्निक आया वो आया प्रॉफिट बेस्ट, और दूसरा जो टेक्निक आएगा वो आएगा कैश फ्लो बेस्ट। तो सर प्रॉफिट बेस्ट में क्या क्या टेक्निक है? प्रॉफिट बेस्ट में एकमात्र टेक्निक है, ठीक है ना, प्रॉफिट बेस्ट में एकमात्र टेक्निक है, वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बस एक ही है अपने पास, प्रॉफिट बेस्ड में एक ही है जिसका नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। प्यार से हम लोग इसको एक और नाम भी दे देते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बस यही है। प्रॉफिट बेस्ड में एक ही मेथड्स है या टेक्निक है जिसका नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। क्लियर है? इसके अलावा अपने पास प्रॉफिट बेस्ड में नहीं है। जब कैश फ्लो
में आइएगा, कैश फ्लो में आइएगा, तो इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करना होगा हम लोगों को, ठीक है ना। कैश फ्लो में आइएगा तो हमको फर्दर क्लासिफिकेशन करना होगा मेरे दोस्त। आइए इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं। जब इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करिएगा तो ये 2 पार्ट में फिर क्लासिफाइड होगा। सर 2 पार्ट में? जी हाँ, ये 2 पार्ट में फिर क्लासिफाइड होगा। सर क्या क्या अभी बताते हैं। ये जो क्लासिफाइड होगा वो होगा विदाउट द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और यहां पर आप कर दीजिएगा विथ द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कैश फ्लो बेस्ड को हम जब क्लासिफाइड किए तो फिर से एक बेसिस आ गया क्लासिफिकेशन का, ठीक है ना। टेक्निक खाली यही अभी तक पढ़े हैं, आप समझे क्या, आप कंफ्यूज मत आइए। जो हम बोले ना कि अपने पास बहुत सारा टेक्निक है, टेक्निक यही है, यही अभी तक टेक्निक हम लोग जो है देखे हैं, बस यही आपको एक टेक्निक दिखने को मिला है, अभी तक कोई नया टेक्निक आया नहीं है। तो सर क्या कर रहे हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बेसिस पर क्लासिफाइड अभी कर रहे हैं। तो एक प्रॉफिट बेस्ड पर एक ही मात्र टेक्निक है जिसका नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। जब कैश फ्लो बेसिस पर आए तो उसको फिर एक बेस में हम लोग क्लासिफाइड कर दिए, ठीक है ना, जिसका नाम है विद द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या जिसमें कोई टाइम वैल्यू का इफेक्ट नहीं होगा। अब आते हैं विदाउट इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो इसका अब आपके सामने आ रहा है दूसरा मेथड, ठीक है ना, दूसरा मेथड। तो विदाउट द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें दूसरा मेथड जानते हैं क्या है? हाँ, इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड, ये रहा आपका दूसरा मेथड, ये है आपका दूसरा मेथड बोल लीजिए या फिर टेक्निक बोल लीजिए, जो बोलना चाहेंगे आप, जो खुशी आपको दिल को मिलेगा बोलकर बोल लीजिए। क्लियर है? तो दूसरा आपको मिल गया, नहीं मिला? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो आपका पेबैक पीरियड मेथड, तो ये हुआ आपका विदाउट द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो सर क्या आपका टाइम विदाउट द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक ही है? जी हाँ एक ही है। तो विदाउट द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक ही था। पहला प्रॉफिट, पहले आप क्लासिफिकेशन समझिए, हम जितना भी टेक्निक्स है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। एक को आ जाएगा प्रॉफिट बेस्ड, दूसरा आ जाएगा कैश फ्लो बेस्ड। जब प्रॉफिट बेस्ड में आइएगा तो एक ही टेक्निक आपको मिलेगा जिसका नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, यू कैन से दैट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ रहा है ना? नाउ हाँ, सेकेंड वन क्या है? कैश फ्लो बेस्ड। कैश फ्लो बेस्ड में आइएगा तो फिर आपको बेस पर क्लासिफाइड करना होगा, दैट इज इफेक्ट विदाउट द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू और विद द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू। विदाउट द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू, इसमें टाइम वैल्यू का कोई इफेक्ट नहीं है, दैट इज आपका पेबैक पीरियड मेथड, ठीक है ना। और जब आप आइएगा विद द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसमें आपको कई सारे लोग मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? कई सारे लोग मिलने वाले हैं। ब्लैक कहाँ है? कई सारे लोग मिलने वाले हैं। आइए क्लासिफाई करते हैं इसको। सर कितना सारा है? टोटल कितना बताए थे आपको? सर आप तो 6 बोले थे, ऑब्वियसली इसमें 4 होगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहला जो है जानते हैं क्या है? इसका भाई
डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। सेकेंड वन जो है वो हो जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। प्यार से हम लोग इसको IRR बोलते हैं, ठीक है। तीसरा जो हो जाएगा इसमें का वो होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं NPV, ठीक है। और लास्ट आपका हो जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं PI। एक बार पूरा चार्ट को आप देखिए, दिख रहा है पूरा चार्ट को। कितना मेथड हो गया बताइए? ये हो जाएगा मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5 and last one is method 6। क्या समझे? कितना टेक्निक हो गया, समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक मेथड्स? तो अपने 6 मेथड्स को पढ़ना है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड मेथड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं NPV, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। IRR के बारे में आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग किससे? A नंबर केस प्रॉफिट बेस्ड से। आइए प्रॉफिट बेस्ड। A नंबर, प्रॉफिट बेस्ड। तो प्रॉफिट बेस्ड में सबसे पहला जो आ रहा है आपका, बताइए क्या नाम है उसका? मेथड 1 जो आ रहा है उसका नाम बताइए। वो है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। You can say that average rate of return। क्या समझे? ठीक है।
ध्यान समझिएगा। देखिए इसमें कुछ हम लोग नया कुछ जानने वाले नहीं हैं। इसको प्यार से हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ARR। ये जो जानते हैं, जो ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कुछ और नहीं, ये अपना ROI ही है। सर ROI, हाँ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कोई और नहीं, कौन है, ROI है। और आप बताइएगा ROI का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, ROI का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ सर, ROI का फॉर्मूला जनरली जो रिटर्न मिला आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही तो होता है ROI का फॉर्मूला। हाँ सर, जो रिटर्न मिला आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यही तो ROI का फॉर्मूला हुआ। हाँ सर, तो इसको अगर अपने अच्छे भाषा में लिखें, टेक्निकल फॉर्मूला बना दे इसको, तो जानते हैं क्या होगा? रिटर्न का मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट, ठीक है ना सर। 1 साल का प्रॉफिट कि कई साल का प्रॉफिट? अगर आपके पास 1 साल का प्रॉफिट है तो 1 साल का, अगर आपके पास 5-6 साल का प्रॉफिट है तो हम लोग को एवरेज लेना होता है, बचपन से आपको सीखते आए हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाता है एवरेज पैट। सर पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर एनम, एवरेज। और आपको एवरेज करने आता है कि नहीं आता है? हाँ सर, एवरेज करने आता है हम लोग को, तो बस आपको एवरेज कर देना होता है, ठीक है सर। आउट ऑफ गट एवरेज इन्वेस्टमेंट, हाँ जी हाँ, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा, सर वो सब तो ठीक है, पर सर ये एवरेज पैट एक बार कैसे निकलेगा वो बता देते तो बढ़िया रहता। जरूर बता देते हैं। एवरेज पैट आपको निकालने का एक फॉर्मूला बन जाएगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना, इधर लिखे क्या, वेयर एवरेज पैट टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऐसे ही तो आप बचपन से एवरेज निकालते आए हैं। हाँ, बचपन से आप कैसे एवरेज निकालते आए थे? टोटल प्रॉफिट जो भी 5 साल का है तो 1 2 3 सारा प्रॉफिट को ऐड करते थे, और नंबर ऑफ ईयर से आप क्या कर देते थे, जो भी 5 साल का है तो 5 साल से डिवाइड कर देते थे, तो एवरेज पैट आ गया। सर ठीक है, ये बात समझ में थोड़ा सा पहले भी आ गया था हम लोग को। आप थोड़ा सा बता दीजिए एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलता है। ज़रूर, आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। आप ओपनिंग इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही बोल सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट को सेल्वेज बोलते हैं हम लोग, सेल्वेज, कबाड़ी। अब लास्ट में जो बच गया अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डिवाइड बाई 2, ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला बन गया मेरे दोस्त, किसका, ARR का। ये जो फॉर्मूला बना आपका वो किसका बना, ARR का। क्लियर है? फॉर्मूला लेकर खुश हैं? फॉर्मूला लेकर खुश हैं? हाँ सर। तो ये आपका एवरेज पैट डिवाइड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट कोस। हाँ सर, मेरे पास और भी एक फॉर्मूला है, किसका सर, ARR का। जी हाँ, ARR का।
ARR का मेरे पास एक और फॉर्मूला है, दे दीजिए सर, दे दीजिए, ठीक है, ले लीजिए। एवरेज पैट पर एनम डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर, चलिए सर, थैंक यू एक और फॉर्मूला देने के लिए। एक और फार्मूला दे दिए। मेरे पास ना एक और फार्मूला है, बोलिए चाहिए? अच्छा सर, तो एक फार्मूला यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, आप बोल रहे हैं एक और है, दे ही दीजिए। चलिए भी लिख लीजिए, एवरेज पैट पर एनम डिवाइडेड बाई नेट इन्वेस्टमेंट। सर नेट इन्वेस्टमेंट, हाँ नेट इन्वेस्टमेंट। सर नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा सर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज कर देने से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, ये भी आपको फॉर्मूला दे दिए। आपके पास कितना फॉर्मूला हो गया? 3। अच्छा सर, अपने पास AR निकालने का 3 फॉर्मूला हो गया, तो आप ये कहना चाहते हैं कि तीनों में से कोई भी अप्लाई कर देने से आंसर सेम आएगा? नहीं, तीनों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा। सर तीनों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आएगा? हाँ, तीनों से आंसर डिफरेंट आएगा। तो सर फिर क्या हम लोग को करना चाहिए एग्ज़ाम में? कोई भी करिए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एग्ज़ाम में आप कर सकते हैं। सर एक तो बता दीजिए आपके हिसाब से कौन सा सही है? मेरे हिसाब से हमेशा इजी वाला सही होता है, और इजी वाला यहाँ पर जानते हैं क्या है? ये वाला इजी है, देखिए 3 टिक मार दे रहे हैं, ये वाला इजी है। ये वाला में एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए झमेला करना होगा, ये झमेला, यहाँ पर झमेला है ना, ये वाला, ये झमेला करना होगा। यहाँ पर नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए इनिशियल को माइनस करना होगा, किससे? इनिशियल को माइनस करना होगा सेल्वेज से। तो इसीलिए बेटर ये रहेगा कि भाई आप सेकेंड वाला जो है, ठीक है ना, सेकेंड वाला जो है वो वाला अप्लाई कर लें, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड बोल लेते हैं, ये थर्ड बोल लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अगर आपको दिया है तो चाहे तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बेटर रहता है, ईजी रहता है। तो क्लियर है यहाँ तक? यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना सीख गए? हाँ सर। सर एक क्वेश्चन मन में आ रहा है, पूछिए। सर आप हम लोग को ये तो बता दिए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालते कैसे हैं, पर इससे कैसे साबित होगा सर कि प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना बनता है कि नहीं बनता है? यानी सर इसका एवोल्यूशन कैसे करेंगे, ये तो बताइए। कैसे हम लोग ARR को तो निकाल देंगे, समथिंग आंसर आ जाएगा, इसका एवोल्यूशन कैसे करेंगे? कैसे हम लोग समझेंगे सर कि इस प्रोजेक्ट में ARR को देखकर कैसे समझेंगे कि सर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? गुड। तो आपका कहने का मतलब ये है कि सर कुछ टिप्स वगैरह दे दीजिए ताकि हम लोग समझ पाएँ कि किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएँ कि करेंगे कि नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ ARR। यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ सर, यही कहना चाहते हैं। तो ले लीजिए टिप्स ही तो चाहिए। हाँ सर, चलिए टिप्स ले लीजिए। टिप्स फॉर डिसीजन। देखिए, अगर आपका ARR इज मोर देन मिनिमम रेट या फिर कट ऑफ रेट से ज़्यादा हो तो आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर आपका ARR लेस देन मिनिमम रेट और
कट ऑफ रेट हो लेस देन हो मिनिमम रेट या कट ऑफ रेट से, तो आपको प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। बोलना चाहिए भाई हम नहीं लेंगे, हम नहीं करेंगे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट। अगर आपका ARR इक्वल टू मिनिमम रेट या फिर कट ऑफ रेट के बराबर हो, तो इन दिस केस यू आर इंडिफरेंस है, कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। यू कैन एक्सेप्ट इट और यू कैन रिजेक्ट। यही है आपका टिप्स डिसीजन का। ठीक है सर, एक क्वेश्चन फिर मन में आ रहा है, पूछिए सर, ये मिनिमम रेट क्या होता है, ये मिनिमम रेट क्या होता है, ये कट ऑफ रेट क्या होता है? मिनिमम रेट और कट ऑफ रेट कोई और नहीं, ये जो है बहरूपिया है, बहरूपिया समझते हैं क्या? जो अपना वेस्ट जो है बदल बदल के आता है उसको हम लोग बहरूपिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये कोई और नहीं, ये अपना COC है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वही तो मिनिमम रेट, एक एक्सपेक्टेड रेट कि भाई कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप कितना एक्सपेक्ट करिएगा। स्टार्टिंग में बात हो चुका था, यहाँ पर बात हो गया था कि नहीं हुआ था? देखिए ना, आप कितना एक्सपेक्ट करिएगा, कम से कम COC इतना तो एक्सपेक्ट करिएगा ना, उससे नीचे नहीं जाइएगा। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए बेसिक COC इतना तो एक्सपेक्ट करिएगा। और आपको हम ये बताए थे कि ROI कोई और नहीं, मतलब ARR कोई और नहीं, क्या है बताइए? ARR कोई और नहीं, क्या है? ROI है। और COC कोई और नहीं, मिनिमम रेट बोल लीजिए या कट ऑफ रेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पुराना वाला ही बेस्ड में आ गए, यानी कि ये यहाँ पर जो हम लोग पढ़ाई किए अभी कि ये जो है ये हो गया ROI, ये हो गया क्या ROI, और ये हो गया COC। तो ये तो पुराना वाला ही बात हो गया। अगर ROI ज़्यादा है COC से तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो जाएगा। बात समझ आ रहा है ना? तो ये कोई और नहीं COC है, ये पुराना वाला कॉन्सेप्ट पे आ जाइए जो हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे, वो एकदम बिल्कुल वही है। तो ये COC है। अगर COC आपका ज़्यादा हो जाएगा ARR से, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से, तो भाई हम काहे का प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें आई मीन। और जब आपका ARR इक्वल टू मिनिमम रेट या कट ऑफ रेट से बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो हम भाई कुछ भी कर सकते हैं, इंडिफरेंस है हम वहाँ पर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर? दिक्कत तो नहीं सर। एक क्वेश्चन कराइए ना ताकि हम लोगों को क्लियर हो जाए। क्वेश्चन करना है, आगे नहीं समझना है ये सब? सर समझना है, पहले एक तो क्वेश्चन करा देते तो फिर मज़ा आता ना। चलिए, आपका बात मान लिया जाता है, आपको क्वेश्चन कराया जाता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1, आ गए? चलिए पढ़िए क्या बोल रहा है। अ प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट 10 लाख। एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 10 लाख। जो ये 10 लाख है, ये क्या है? ये है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरुआती इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यील्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन एज फॉलो। कुछ प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और डिप्रिसिएशन है। एक बात पूछे, आप बताइएगा। हाँ सर पूछिए। जब आप प्रॉफिट निकालते हैं तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन माइनस करिएगा कि टैक्स माइनस करिएगा? जब आप प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो सबसे पहले डिप्रिसिएशन माइनस करिएगा कि टैक्स माइनस करिएगा? सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन, तो सर पहले टैक्स लिखा हुआ है फिर डिप्रिसिएशन लिखा हुआ है। हाँ सर, जब पहले टैक्स माइनस होगा फिर डिप्रिसिएशन माइनस होगा। स्केल रहेगा ना, तो उठाकर स्केल से पीटना चालू करते हैं। पहले टैक्स माइनस होगा ना, गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई जो तुम्हारा प्रॉफिट है तुम सारा खर्चा माइनस कर दिए हो, तो जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स दो, यही तो बोलता है गवर्नमेंट। तो आपका जो प्रॉफिट था, आपके हिसाब से डिप्रिसिएशन को बिना माइनस किए हुए जो प्रॉफिट था उस पर सरकार को टैक्स दे दीजिएगा, अब ये बोलना चाह रहा है।
बहुत पैसा वाला हो गए हैं कि अब खर्चा माइनस नहीं करना चाह रहे हैं और खर्चा बिना माइनस किए जो प्रॉफिट आया है उस पर बोल रहे हैं भाई यही मेरा प्रॉफिट है, ये बहुत कमाते हैं हम लोग, इसी पर टैक्स ले लीजिए। अरे पहले आप खर्चा तो माइनस करिए, आप नेट प्रॉफिट तो पहले निकालिए। तो खर्चा आपका डेप्रिसिएशन बचा हुआ है तो पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस करिएगा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीबीटी। पीबीटी में डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो पीबीटी आएगा उस पीबीटी के ऊपर टैक्स लगेगा और वो टैक्स को माइनस करने के बाद क्या आता है? पैट। क्या आता है? फिर से बोलिए, पैट। समझ में आ रहा है ना? तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? पीबीटी। पीबीटी के लिए सारा खर्चा हम लोग माइनस करेंगे, उसके बाद जो बच जाएगा पीबीटी जो आएगा उसके ऊपर टैक्स माइनस करेंगे और टैक्स माइनस करने के बाद क्या आएगा? पैट। तो ये कुछ और नहीं, ये आपको ये बताना चाह रहा है कि डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों ट्रीटमेंट है। सर ये सेकंड में क्यों लिखा है? ये अभी क्वेश्चन बनाने वाला से पूछिएगा ये बाद में क्यों लिखा। बस हमको इतना समझ में आ रहा है कि भाई ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है और ये पैट है। माइनस तो किया हुआ है ना, बाद में किया है या पहले किया है, तो ये पैट है। और ये क्या है बताइए? ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो आप एक बात बताइए, ये पैट है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, हाँ या ना? ये पैट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो आपको मांगा क्या है? कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। ओ माय गॉड, क्या मांगा है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। क्या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आप निकाल सकते हैं? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का आप एक बार फॉर्मूला हमको बताइएगा। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का एक बार फॉर्मूला बताइएगा। हाँ सर बताते हैं, एवरेज पैट कर दीजिए। चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना होगा? सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्या करना होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा। चलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो एवरेज पैट यहाँ पर है तो आपको उसको क्या करना होगा? एवरेज करना होगा। एवरेज कैसे करेंगे? सबको ऐड करिए और भगवान का लाख लाख धन्यवाद करिए कि भाई आपका सबको ऐड किया हुआ है, आपका नंबर ऑफ ईयर पता है 5 साल, तो सब कुछ ऐड किया हुआ है, उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज मालूम चल जाएगा। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख रुपया है तो आप उसको डिवाइड कर दीजिएगा तो एवरेज पैट ये आपका ARR मालूम चल जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। चलिए आइए, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1 नहीं जमा। चलिए अब जम गया। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट, एवरेज पैट कैसे निकलेगा वो बता दीजिए। अपने पास सम टोटल अवेलेबल है 4,60,000 और ईयर कितना है? 5। सम टोटल है 4,60,000 और नंबर ऑफ ईयर है 5। 4,60,000 को 5 से डिवाइड कर दिए, वाह 92,000 आता है। चलिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? सर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो क्वेश्चन में 10 लाख है। रुपीज़ 10 लाख। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बताइएगा। सर एवरेज पैट लिखिए। हालांकि इसको आप सेकेंड और फर्स्ट और थर्ड वाला फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं पर वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और दूसरा बात कि आपको बताया था ना इजी वाला कौन सा है, सेकेंड वाला, तो वही वाला अप्लाई किए हम लोग। क्या वो लिखिएगा यहाँ पर? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एवरेज पैट आपका 92,000
और आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, कितना आ जाएगा? इनिशियल 10 लाख ही था ना? हाँ सर 10 लाख था। 92% कि 92 9.2 9.2 9.2%, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। तो यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा? 99.2%। सर डिसीजन कैसे लेंगे? तो यहाँ पर आपका मिनिमम कट ऑफ रेट तो दिया हुआ नहीं है। अगर मिनिमम कट ऑफ रेट दिया रहता तो उससे कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करके क्या चेक करते भाई, अपना ARR जो है मिनिमम कट ऑफ रेट से ज़्यादा है कि नहीं है। तो आप एक नोट लिख ही दीजिए, नोट ही लिख ही दीजिए, नोट कि if ARR is more than minimum cut-off rate, then अपने जो है प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज पूछेंगे भी नहीं। चलो पतली गली से निकलो। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग पहला मेथड क्या कर लिए हैं? सीख लिए हैं। तो अब हम लोग पहला मेथड जब सीख लिए तो अब हम लोग दूसरा मेथड की तरफ मुड़े। हाँ सर। तो दूसरा मेथड में जब आइएगा तो सारा का सारा मेथड किस पे बेस्ड है? कैश फ्लो। गुड, कैश फ्लो बेस्ड है। तो B नंबर हेडिंग डाल दीजिए, कैश फ्लो बेस्ड। बट आपको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप देखिएगा टेक्निक तो 5 है। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 है ना कैश फ्लो। छोटा करें, दिख रहा है। तो कैश फ्लो के अंदर कितना टेक्निक है जरा बताइए? 1 2 3 4 5 5 है। ये टेक्निक में उतरने से पहले आप कैश फ्लो का जो है डिफरेंट आप बोल सकते हैं मीनिंग होता है, मतलब डिफरेंट तरीका होता है कैश फ्लो फाइंड करने का। तो पहले आपको वो सीखना होगा, ठीक है ना। पहले जैसे कि हम लोग क्या करते हैं आइए बताते हैं। जब कैश फ्लो हम लोग बोलता है निकालने के लिए तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं भाई कब कैसे क्या निकालें। तो पहले वो सिखा देते हैं कि कैश फ्लो जो है आपका 3 तरीका से बनता है, ठीक है। कैश फ्लो जो है आपका 3 तरीका से बनता है। सबसे पहला होता है इनिशियल कैश फ्लो। नाम बोलिए, इनिशियल कैश फ्लो। दूसरा होता है इंटरमिटेंट कैश फ्लो। और लास्ट वन जो होता है वो होता है टर्मिनल कैश फ्लो। खास बात इसका ये है, इस तीनों कैश फ्लो का, कि ये Y1 में सॉरी माफ़ करिएगा, ये जो है Y0 में होता है। और ये जनरली क्या होता है पता है? कैश आउटफ्लो होता है। क्या होता है बताइए? कैश आउटफ्लो होता है। जानकारी का बात, Y0 में है और ये कैश आउटफ्लो होता है, समझे? ओके सर। इंटरमिटेंट बताइए। ये जो होता है ये Y1 से स्टार्ट होता है और जब तक आपका प्रोजेक्ट चलता है सर लास्ट ईयर, उसका ठीक 1 साल पहले तक ये होता है। और इसका ये खास बात ये है कि ये कैश इनफ्लो होता है,
सर कैश फ्लो तो पैसा जाना, कौन बोला कैश फ्लो मतलब पैसा जाना? कैश फ्लो, कैश पैसा, फ्लो बहना, ऐसा लिखा कैश फ्लो जाना। कैश फ्लो मतलब उसका पैसा मे बी आपके पास आ रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों हो सकता है ना। कैश फ्लो का मतलब पैसा जाना थोड़ी हुआ। तो ये इनफ्लो, और ये खास बात ये है कि सर ये Y1 से, यानी कि पहला ईयर छोड़कर, स्टार्टिंग ईयर छोड़कर सेकेंड ईयर से ये चालू होता है, और जो लास्ट ईयर है उसका ठीक 5 साल पहले तक चलता है। और लास्ट वाला आप समझ ही गए होंगे हिंट में कि ये जो है लास्ट ईयर वालों को बोलते हैं, और जनरली ये भी कैश इनफ्लो ही होता है। सर बीच में कभी पैसा लगाए तो हम लोग, बीच में कभी पैसा लगाए हैं तो उसका भी एडजस्टमेंट हम सिखा देंगे, ठीक है ना। तो आप पहले मुद्दा वाला बात समझिएगा। स्टार्टिंग वाला में कैश आउटफ्लो होता है। एक बात बताइए, जनरली कोई बिजनेस चालू करता है तो स्टार्टिंग में नहीं पैसा लगाता है, बोलिए ना। पान दुकान थोड़ी है कि चालू कर दिए हैं झोपड़ी पर और उसके बाद आस्ते आस्ते जो कमा रहे हैं उसमें से लगाया जा रहा है, जो कमा रहे हैं उसमें से लगाया जा रहा है। इस तरह से प्रोजेक्ट होता है, इस तरह से बिजनेस होता है? नहीं, वो सब जिंदगी जीना बोलते हैं, ठीक है ना। चल रहा है, कुछ कमा ले रहे हैं। सेकेंड वन जो है, ये जो है इनफ्लो हुआ, यहाँ पर पैसा आना चालू हुआ, जम भी रहा है भाई। पहला ईयर में तो इन्वेस्ट किया तो कहाँ से पैसा आएगा, वही ईयर 1 से पैसा आना चालू होगा ना। और सर ये भी कैश इनफ्लो हुआ क्या? हाँ, ये भी कैश इनफ्लो हुआ। तो सर इस दोनों में अंतर क्या हुआ? ये बात तो समझ में आ रहा है सर कि पहला ईयर में पैसा लगाना होता है, दूसरा ईयर से पैसा आना चालू हो जाता है। तो इस दोनों ईयर में अंतर क्या हुआ बताते हैं, सब बताते हैं। इसको थोड़ा सा और चीज़ हम आपको छोटा सा एक चीज़ के सहारे समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये है हावड़ा और ये अपना है दिल्ली, ठीक है ना, न्यू दिल्ली। गए हैं क्या न्यू दिल्ली कभी? बोलिए ना। हाँ सर, चलिए ठीक है। तो जब हावड़ा से आप स्टार्ट किए होंगे ट्रेन में बैठकर दिल्ली जाना, तो सबसे पहला जो आप जिस स्टेशन से गाड़ी पकड़े होंगे वो है हावड़ा, और जिस स्टेशन पे जाना है वो है न्यू दिल्ली। तो हावड़ा इज द योर स्टार्टिंग स्टेशन, दैट इज अ Y0, ठीक है। उसके बाद जो आपका जो स्टेशन, पहला स्टेशन जो आएगा दैट इज लिलुआ। लिलुआ के बाद आपका जो भी स्टेशन आता है, ठीक है, बेलूर, बाली, जो भी स्टेशन आता है, ठीक है ना, जो भी स्टेशन आता है। तो टिल दिल्ली के आने से ठीक एक पहले वाला स्टेशन तक, नॉट दिल्ली नहीं, दिल्ली तो लास्ट स्टॉपेज है आपका, उसके ठीक दिल्ली के ठीक पहले वाला स्टॉपेज तक हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से चालू हुआ और दिल्ली का ठीक पहले वाला स्टॉपेज तक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट कैश फ्लो। इंटरमिटेंट नहीं बोलते, ये आपका इंटरमीडिएट या समथिंग बोलते हैं ना, इंटर स्टेशन, ठीक है ना। तो इंटरमिटेंट हम लोग बोलते हैं, यानी पहला वाला जो था हावड़ा जो था वो Y0, ठीक है ना, और ये हो जाएगा Y1 से लेकर लास्ट के आने से एक पहले तक, और ये जो हो जाएगा न्यू दिल्ली, ये आपका लास्ट। तो इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल, शुरुआत का ही इनिशियल। और ये जो बीच का पड़ा लिलुआ से लेकर टिल दिल्ली, इसके ठीक एक स्टेशन तक इंटरमिटेंट, और जो लास्ट आपका न्यू दिल्ली है उसको बोलेंगे टर्मिनल। लास्ट जो है टर्मिनल, देखिएगा लास्ट स्टॉपेज को मुंबई का बहुत सारा शिवाजी टर्मिनल समथिंग लाइक बोलते हैं ना हम लोग, तो देखिएगा वो लास्ट स्टॉपेज है, उसके आगे ट्रेन जो जाता नहीं है। हावड़ा भी अपना टर्मिनल ही हुआ, ठीक है ना। हावड़ा भी क्या टर्मिनल है, हावड़ा क्या तोड़कर स्टेशन आगे जाता है क्या गाड़ी? नहीं, हावड़ा बस आ गया। कभी कभी तो कोई गाड़ी हावड़ा आने के बाद फिर बैक लेता है, हाँ, बेंगलोर का गाड़ी होता है। चलो ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो इनिशियल हुआ शुरुआत, ठीक है ना, उसके बाद इंटरमिटेंट होगा टिल आपका टर्मिनल तक, लास्ट वाला ईयर
से पहले तक और लास्ट ईयर को बोलते हैं टर्मिनल। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। सर एक बार बताइए ना, ये सर इनिशियल कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, इंटरमीडिएट कैश फ्लो कैसे निकालते हैं और टर्मिनल कैश फ्लो कैसे निकालते हैं? जरूर 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 अभी बताते हैं आपको। आइए इनिशियल कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, इसको हम कुछ नाम दे क्या, ABC बोलिए। हाँ सर ठीक रहेगा, ABC। आइए ए नंबर बताइए क्या नाम है? इनिशियल कैश फ्लो। इसका फीचर बताइए। सर ये Y0 में होता है और ये प्योर कैश आउटफ्लो है। चलिए आप सोच के बताइए, आपके ऊपर हम पूरा जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि आप जब इन्वेस्टमेंट करना चालू करिएगा तो पहला ईयर में आपके पास से पैसा निकलेगा, तो किस किस काम के लिए पैसा निकलेगा ज़रा बताइएगा। सर निकलेगा फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए, बिल्कुल सही जवाब। सर और बताइए। सर और निकलेगा वर्किंग कैपिटल के लिए, बिल्कुल सही जवाब। आप ना बिहार में एक प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रहे थे, बिहार में एक प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे थे, इकोनॉमिक सेज एरिया था। सरकार खुश हो गया, खुश होकर आपको बोला आप जो बिज़नेस कर रहे हैं साहब, आपका बिज़नेस बहुत उनको बढ़िया लगा और आप उस एरिया को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, चलिए आपको हम मदद करते हैं और आपको सब्सिडी दे देते हैं। तो आपका जो इतना इन्वेस्टमेंट लगने वाला था, अब क्या इतना लगेगा? गवर्नमेंट क्या कर दिया? सब्सिडी दे दिया, तो इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा ना? नहीं सर, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। तो जब कभी भी हम लोग को गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है बिगिनिंग में, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एट बिगिनिंग, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? उसको माइनस करा देंगे और माइनस कराने के बाद बोलेंगे भाई ये हुआ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कैश फ्लो बोल लीजिए, इन्वेस्टमेंट बोल लीजिए, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट। समझे क्या? लॉजिक है कि नहीं लॉजिक है बताइए? फिक्स एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, यही तो हुआ। स्टार्टिंग में हम लोग क्या लगाते हैं भाई? फिक्स एसेट्स पे लगाते हैं, वर्किंग कैपिटल लगाते हैं, इसके अलावा और कोई इन्वेस्टमेंट है क्या? नहीं ना। तो सर करंट एसेट, अरे भाई वर्किंग कैपिटल के अंदर ही तो करंट एसेट्स आ गया। वर्किंग कैपिटल पढ़ क्या है क्या कि नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो पहले पढ़िए वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल और आपका फिक्स एसेट्स, यही तो दो इन्वेस्टमेंट हुआ। हाँ सर, और कुछ सरकार से अगर सब्सिडी मिली है तो उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट यही लगने वाला है। यहाँ तक क्लियर है? बोलिएगा। हाँ सर। चलिए बी नंबर की तरफ चले। हाँ बी नंबर में आ जाइए। बी नंबर क्या बोलता है? खास बात बताइए सर। ये Y1 से लेकर लास्ट वाला का ठीक एक पहले तक होता है, और ये जानते हैं सर, ये ना कैश इनफ्लो होता है, इसमें पैसा आता है जनरली, हो सकता है जाए बट जनरली पैसा आता है। अच्छा सर बताइए ना सर कैसे निकलेगा? देखिए इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा आना। क्या आना? क्या क्या वापस से फोकस करिए वर्ड के ऊपर। क्या आना? पैसा आना। ठीक है, तो अब पैसा कैसे आता है? किसी भी बिजनेस में पैसा कैसे आता है? भगवान से बोलते हैं, हे भगवान पैसा दे दीजिए, पैसा आ जाता है। पैसा कैसे आता है किसी बिजनेस में, ये हमको बताइए। सर बिजनेस में पैसा सेल करने से आता है। वाह गजब, बहुत अच्छा लगा आपका जानकारी सुनकर मेरे को। बिजनेस में आप बोल रहे हैं कि सर पैसा जो है सेल्स करने से आता है। तो जो सेल्स पैसा किए, एक आप बिजनेस चालू किए, समझ में आ रहा है? बिजनेस में क्या किए आप? मान लीजिए कुछ भी आप बिजनेस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? एक दुकान खोलकर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कुछ सेल्स किए, सेल्स करने से जो भी पैसा आया वो सब आपका पार्टी करिएगा उस पैसा से। सेल्स करने से व्हाटएवर जो पैसा आपको रिसीव हुआ वो पैसा आपका पूरा का पूरा आपका पार्टी करिए। नहीं सर कैसे बोल सकते हैं? सेल का पैसा है, टर्नओवर है वो, उसमें से तभी कुछ खर्चा करना माइनस करना होगा। कैसा खर्चा माइनस करिएगा सर? आपका इलेक्ट्रिक बिल होगा,
अच्छा इलेक्ट्रिक बिल होगा, आप ये बोल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक बिल किस नेचर का होता है सर? वेरिएबल कॉस्ट का होता है सर। ठीक है, तो वो खर्चा आप माइनस किए। और बताइए सर, जिस दुकान पर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसका भी तो माइनस करेंगे। बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, सर एसेट्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। चलिए, ये भी आपका जवाब बिल्कुल सही है। और कोई खर्चा? नहीं सर, अब तो कुछ खर्चा हमको दिख नहीं रहा है। तो इसको बोलते हैं पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सरकार को टैक्सेस देना है। हाँ सर, हाँ वो भी भूल गए थे हम लोग। टैक्स दे दीजिए। टैक्स देने के बाद जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं पैट। क्या आया? पैट। तो सर यही पैसा हम लोग को मिलेगा क्या? नहीं, ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके पास जो पैसा आया उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए। वेरिएबल कॉस्ट सही में आपके पास से पैसा गया। आप देखिए, आप सोचिए, विजुलाइज करिए, आपके पास पैसा आया, आपके घर में पूरा सेल्स पड़ा हुआ है, उसमें से आप इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसा कट के जा रहा है इलेक्ट्रिक बिल वाले के पास, इलेक्ट्रिक कंपनी, पावर बिजनेस के पास। ऑपरेटिंग फीस को, रूम का रेंट, एज्यूम करिए रूम का रेंट आप पॉकेट से निकाल कर दे रहे हैं, पैसा जा रहा है, पैसा ही बोल रहा है, पैसा हम जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं ठीक है जा रहे हो, जाइए। बात समझ आ रहा है ना? दिल पे लग रहा है, पैसा जा रहा है, बट डिप्रिसिएशन काहे का पैसा जा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। डिप्रिसिएशन पैसा जा रहा है, फिक्स एसेट से आपका रिड्यूस हो रहा है। फिक्स एसेट का मजा, फिक्स एसेट का खर्चा को आप राइट अप कई सालों में कर रहे हैं, दैट इज द डिप्रिसिएशन। वो पैसा जाता थोड़ी है, पैसा तो वो स्टार्टिंग में चला गया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट्स, बस उसका हम लोग फायदा उठा रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं अगले साल में। समझ में आ रहा है ना? जबकि वो खर्चा था तो उसको माइनस करने का मौका नहीं दिए थे हम लोग। इसीलिए जो डेप्रिसिएशन है वो जनरली कैश आइटम नहीं है, नॉन कैश आइटम है। ये बात हम लोग वर्किंग कैपिटल में किए थे। तो यहाँ पर बात हो रहा है इनफ्लो का। किसका इनफ्लो? कैश इनफ्लो का। तो जब कैश प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट निकालते समय हम लोग ये करेंगे, पर हम यहाँ पर कैश इनफ्लो का बात कर रहे हैं। जब ऐसे आप प्रॉफिट निकालिएगा ना तो समथिंग एक प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट रहेगा। और जब आपने पॉकेट से कंपेयर करिएगा, जब पॉकेट से पैसे निकालिएगा, पैसा निकाल के देखते हैं, जितना ये प्रॉफिट आया उतना भी तो आपके पास में कैश होना चाहिए ना। जब चेक करिएगा, पर्स खोलकर कैश जब चेक करिएगा तो मालूम चलेगा कि आपका जो पैसा है वो पैट से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आप पैट निकालते समय डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिए थे, पर ओरिजिनली आपके पास फिक्स एसेट्स का पैसा गया था, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का पैसा गया था, और आपका वेरिएबल कॉस्ट का गया था, टैक्स का गया था। समझ में आ रहा है ना? पर डेप्रिसिएशन का पैसा नहीं गया था। पर यहाँ पर आप प्रॉफिट निकालते समय डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए थे। पर हम लोग यहाँ प्रॉफिट का बात नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट तो ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं भाई यहाँ पर कैश फ्लो का, कैश इनफ्लो का बात कर रहे हैं। बात समझ रहा है ना? तो वी नीड टू ऐड द डेप्रिसिएशन। समझ रहा है ना? वी नीड टू क्या करना चाहिए हम लोग को बताइए सर? डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड बैक कर देना चाहिए। तो डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे तो आ जाएगा अपना सी फैट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी फैट, कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स। तो सर जब हम लोग को ऐड ही करना था तो ऐड माइनस क्यों किए? टैक्स के वजह से। बस आप समझ जाइए, ठीक है ना? तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करेंगे? पैट के बाद, पैट जो होता है, अगर पैट में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लिया हुआ है, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिए, क्या बोल रहे हैं सर? हम ये बोल रहे हैं कि अगर पैट में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट लिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन वापस से ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ सर, तो क्लियर है? ये समझ में आया? ये होता है इंटरमिटेंट कैश फ्लो। तो सर ये इसका मतलब ये हुआ कि आप ये बोलना चाह रहे हैं सेकेंड ईयर से कमाई चालू हो जाएगा, यही तो आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब फर्स्ट ईयर मतलब कि आपका ये आप समझ रहे हैं। Y0 मतलब क्या हुआ कि इनिशियल, ठीक है ना? आपको तो टाइम वैल्यू में सब सिखाया गया है। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? ये बात कर रहे थे कि क्या सर ये आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका जो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है, समझ आ रहा है ना, वहाँ से आपका ये सब इनकम होना चालू हो जाएगा। जी हाँ, इनकम होना चालू हो जाएगा, ये इनकम आपका चालू हो जाएगा, रेवेन्यू आप जनरेट करना चालू कर दीजिएगा। तो सर लास्ट ईयर में भी तो सर रेवेन्यू कमाएंगे ही कमाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि लास्ट ईयर में हम लोग बिजनेस बंद कर देंगे, लास्ट ईयर है इसलिए कोई बिजनेस नहीं करेगा, ये ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, तो हम कहाँ बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर में बिजनेस बंद नहीं होगा? तो सर फिर आप ये जो है 3 अलग अलग क्यों कर दिए? दोनों तो सेम ही होना चाहिए। लास्ट वाला ईयर में भी तो बिजनेस में पैसा आएगा ही आएगा, लास्ट ईयर में भी तो कैश फ्लो कुछ ऐसा ही होगा।
आपका क्वेश्चन शायद ये है कि सर जो इंटरमिटेंट कैश फ्लो जो आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, लास्ट ईयर में तो यही इनफ्लो होगा। लास्ट ईयर में कौन सा भूकंप आ जाने वाला है कि बिजनेस बंद हो जाएगा? लास्ट ईयर में तो यही टेक्निक से हम लोग कैश फ्लो निकालेंगे, वहां भी तो इनफ्लो होगा और यही पैसा आएगा ना सर। हाँ, तो हम भी तो बोल रहे हैं यही पैसा आएगा, बट कुछ और भी पैसा आएगा क्योंकि आपका बिजनेस बंद हो रहा है। तो सीफैट तो आएगा ही आएगा, ये आपका प्रॉफिट एक तरह से, और डेप्रिसिएशन को ऐड किया हुआ है, ये तो आएगा ही आएगा। बट आपका जो फिक्स एसेट्स है अब वो कबाड़ी हो गया, अब उसको आप बेचिएगा तो सैल्वेज वैल्यू आएगा। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर, ठीक है। वर्किंग कैपिटल जो भी बिजनेस में फंसा हुआ था, जो कि आपको डे टू डे खर्चा को मिट करने के लिए लगाए हुए थे, अब वो भी आ जाएगा। जी हाँ सर, तो लास्ट वाला में यही ना होगा? लास्ट वाला में टर्मिनल में क्या होगा? सीफैट भी आएगा और आपका क्या आएगा जरा बताइए। आइए सी नंबर लिखिए, टर्मिनल कैश फ्लो सीफैट तो आएगा ही आएगा मेरे दोस्त। ठीक है। एंड सैल्वेज वैल्यू भी आएगा और वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड होगा। इसको बोलते हैं हम लोग नेट सीफैट। क्या बोलेंगे? नेट सीफैट। ये होगा यहाँ पर, ठीक है, ये होगा यहाँ पर। कहानी क्लियर है? तीनों का समझ में आ रहा है? सर इसका कुछ फीचर उचर नहीं बताएं? ये फीचर तो पहले ही बता दिए थे, फिर भी लिख लीजिए। और ये होता है कैश इनफ्लो। बोलिए, जमा बात आपको पूरा कहानी क्लियर हुआ? सर तो टेक्निक बताइएगा आप। जी हाँ, अब हम लोग टेक्निक में आएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या आएंगे? टेक्निक में आएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सर अभी आप एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए, ये कैश फ्लो बेस्ड एवोल्यूशन में क्या सीखे हम लोग? हम आपको कैश फ्लो बेस्ड एवोल्यूशन का टेक्निक्स नहीं बताएं, हम आपको कैश फ्लो, जब आप टेक्निक्स जानिएगा ना, उस टेक्निक्स को करने के लिए, ध्यान सुनिए, उस टेक्निक को करने के लिए आपको कैश फ्लो बनाने बोला जाएगा। तो आपको ये कब कैश फ्लो कौन सा बनाना चाहिए? अगर ईयर 1 में है तो इनिशियल बनेगा, अगर आप ईयर 0 है तो इनिशियल बनेगा, ईयर 1 से लेकर एंड से पहले वाला है तो इंटरमिटेंट बनेगा, और लास्ट वाला है तो क्या बनेगा? टर्मिनल बनेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए ना। अगर ये आप गलती कर दीजिएगा इस पर, तो फिर कैसे इसका टेक्निक को पकड़ पाइएगा? इसीलिए आपको हम ये वाला सिखाएं। अब आप जब टेक्निक पकड़िएगा ये सब चीज़ का, अगर इसका जो इसका वही टेक्निक या मेथड्स है, जब उसको आप करिएगा तो आप इजी तरीका से उस टेक्निक को समझ पाइएगा। नहीं तो अगर हम ये आपको नहीं समझाते ना, तो आप टेक्निक को नहीं समझ पाते हैं। क्लियर है? अब हम लोग टेक्निक समझने के काबिल हो चुके हैं। तो अपना सबसे पहला टेक्निक या मेथड क्या आने वाला है जरा बताइए। सर पे बैक पीरियड। गुड। विद द इफेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू का मेथड 2 आने वाला है, जिसका नाम है, बताइए, पे बैक पीरियड। यहां तक लिख लिए हैं क्या आप लोग? देख लीजिए ये, ठीक है। चलिए बी नंबर में आ जाइए, मेथड 2 में आ जाइए। मेथड 2 क्या है? पेबैक पीरियड। क्लियर है? सर ये पेबैक पीरियड क्या होता है? देखिए, ये एक और दूसरा मेथड है समझने का। इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि जो अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किए हैं ना भैया आप? हाँ सर किए हैं।
तो जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है कितने पीरियड के अंदर वो आपका रिटर्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आने में कितना समय लगेगा, दैट इज द पे बैक पीरियड। नहीं समझ में आया? चलिए पहले आप मीनिंग लिखिए पहले इसका, उसका समझाते हैं फिर से वापस से। पे बैक पीरियड means the time period, ठीक है, it's a time period within the initial investment in the project is recovered in the form of cash inflow after tax। ठीक है, जैसे कि सपोज इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20 लाख है, ठीक है, और सी फैट है 2 लाख, ठीक है। लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है आपका 10 साल। तो आपको बताना है पेबैक पीरियड कितना साल में आपका पैसा जो है आपके पास आ जाएगा। क्या बोलते हैं, कितना साल में आपका पैसा जो है आपका आ जाएगा, क्या बोलते हैं, कितना साल लगेगा। अगर आप सी फैट का मतलब ये हुआ कि हर साल आपका पैसा 2-2 लाख रुपया आ रहा है आफ्टर टैक्स, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। स्टार्टिंग में कितना लगा है, कॉमन सा सेंस है ना, ये तो अब बच्चा बच्चा सब जानता है कि हम एक बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख हर साल आ रहा है, तो कितना साल लगेगा आपको 20 लाख रुपया रिकवर करने में, बोलिए ना कितना साल लगेगा। सर 10 साल लगेगा, 10 साल में हम लोग रिकवर कर लेंगे। हाँ सर बिल्कुल सही जवाब है, 10 साल में हम लोग रिकवर कर लेंगे। कितना साल में रिकवर कर लेंगे, 10 साल में रिकवर कर लेंगे, 15 कर दिए तो देख लीजिएगा। तो 10 साल में जब प्रोजेक्ट का पैसा रिकवर कर लीजिएगा, दैट इज़ द पे बैक पीरियड। यही आपका क्या है, पे बैक पीरियड है। बात समझ में आ रहा है ना, 10 साल में जो रिकवर कर लिए वही आपका पे बैक पीरियड है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, पे बैक पीरियड का एक फॉर्मूला बन जाता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हालांकि बाद में ये फॉर्मूला कोई काम का नहीं होगा, ठीक है, आगे पढ़िएगा तो डिवाइड बाई सी फैट पर एनम, ये आपका फॉर्मूला है।
क्या समझे? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाई सी फैट पर एनम। तो इस फॉर्मूला को आगे कंटिन्यू करते हुए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 20 लाख। पक्का? हाँ सर। और सी फैट कितना है? 2 लाख। तो कितना आ जाएगा? 10 ईयर। तो 10 ईयर है। दस साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। अब एक बात बताइए सर, इससे कैसे हम लोग पता करेंगे कि किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? सिंपल सा बात है ना। आप किसी एक प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, जितना जल्दी आपका पैसा रिकवर हो जाए, ये तो कॉमन सेंस है, जितना जल्दी आपका 2 साल में पैसा आ जा रहा है। आप किसी कोई भी पैसा लगा रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में, 2 साल में आपका पैसा रिकवर हो जा रहा है, गजब का प्रोजेक्ट है। आप कोई भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं भाई, उसमें पैसा बहुत जल्दी रिकवर होता है, तो यानी कि प्रोजेक्ट जो है बढ़िया प्रोजेक्ट है। आपका 1 साल में पैसा रिकवर हो जा रहा है और बढ़िया है। बाकी का जो रिमेनिंग ईयर है, रिमेनिंग लाइफ है, जब तक आप बिजनेस करते रहिएगा तब तक का तो आपका प्रॉफिट, पहला ईयर में सब पैसा रिकवर हो गया, बाकी सब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये समझ में आ गया। सर एक चीज़ और बताइएगा। बोलिए सर, ये जो आप ये लाइफ लिखे, ये लाइफ का मतलब क्या हुआ? ये चुड़ैल है, चुड़ैल। ये क्वेश्चन जो है डराने के लिए है, पर फिर भी एक बात बता देते हैं कि लाइफ मतलब कि एक प्रोजेक्ट का लाइफ जो है 15 साल का है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट का लाइफ आपका 15 साल का है, आप पैसा आप रिकवर कितना दिन में कर ले रहे हैं? 10 साल में कर ले रहे हैं। तो बहुत बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है? हाँ सर। सर इसके एक नोट लिखवा देते तो बढ़िया रहता हम लोग को। चलिए नोट लिख लीजिए, नोट लिख लीजिए। टिप्स क्या दे रहे हैं आप लोग को? टिप्स फॉर डिसीजन। ओ माय गॉड, तो इसका टिप्स क्या होगा जरा बताइए। हाँ, अर्लियर द payback period is better for the project। मानते हैं? टिप्स इसका यही होगा, अर्लियर फॉर द पेबैक पीरियड इज बेटर फॉर द प्रोजेक्ट। जितना अर्लियर पेबैक पीरियड होगा वही आपका बेटर होगा प्रोजेक्ट के लिए, जितना जल्दी आप पैसा आप रिकवर कर पा रहे हैं। ठीक है, कहानी क्लियर हुआ मेथड 2 का? एक और एग्जांपल दे, एक और एग्जांपल दे। हाँ सर दीजिए, आइए एक और एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 2। सपोज आपका इस बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ₹10 लाख और आपका सी फैट है कुछ इस तरीका का। ईयर 1, 2, 3, 4, उसमें आपका सी फैट कितना है? हर साल यहाँ पर भी वही है, ईयर 1, 2, 3, हर साल 2 लाख की है। ठीक है ना, समझ रहे हैं क्या? और यहाँ पर हर साल जो है सेम नहीं है। मज़ा का बात यही है, हर साल सेम नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है व्हाट इज द पेबैक पीरियड। लीजिए, आपको फंसा दिया जाता है। व्हाट इज द पेबैक पीरियड, यहाँ पर कैसे निकालिएगा? यहाँ पर आप आराम से लगा पाए इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय सी फैट, बिकॉज ऑफ सी फैट यहाँ पर आपका इक्वल था हर साल। आप समझे कि नहीं समझे? सी फैट आपका इक्वल था इसलिए, पर आपका इक्वल नहीं है तो कैसे करिएगा? कभी 2 लाख है, कभी 3 लाख है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला कैसे लगेगा? यही ना बोले कि आपको फॉर्मूला तो दे रहे हैं पर हर बार ये लगेगा नहीं। कॉमन सेंस लगाना होगा। सोचिए ना, 10 लाख का आप इन्वेस्टमेंट किए है ना,
हाँ, तो पहला ईयर में कितना उठा लिए? पहला ईयर में 3 लाख उठा लिए। दूसरा ईयर में कितना उठा लिए हैं? 4 लाख उठा लिए हैं। कितना हो गया? 7 लाख हो गया है। और कितना उठाना है आपको? सर 3 लाख उठाना है। और तीसरा साल में कितना उठा रहे हैं? 5 लाख उठा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं तीसरा साल में ही आपका पेबैक पीरियड हासिल हो जाएगा। आप पकड़े ये बात को। पहला साल में 3 लाख उठा लिए, हाँ सर। दूसरा साल में 4 लाख उठा लिए, 7 लाख हो चुका है। और कितना चाहिए आपको? 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था ना, और आपको कितना चाहिए? सर 7 लाख वो हो चुका है 2 साल में, तो और हम लोग को 3 लाख चाहिए। बात जमा? हाँ सर जम गया। तो भाई 5 लाख रुपया आप तीसरा साल में उठाते हैं। बस आपको चाहिए कितना था? सर 3 लाख चाहिए था, आप 5 लाख उठा दिए हैं। कितना उठा दिया है? 5 लाख। तो कहीं ना कहीं 3 साल में, थर्ड ईयर में आपका पे बैक पीरियड हैज बीन अचीव्ड। आपका पे बैक पीरियड तीसरा साल में ही हो गया है। तीसरा साल का कंप्लीट होने से पहले ही हो गया है। मतलब 2 साल प्लस सम मंथ, ठीक है ना, ईयर नहीं। 2 साल तो लगा ही लगा ना भाई। 2 साल तो जमा कि नहीं जमा? 2 साल तो कम से कम लगा। प्लस तीसरा साल में ही हो गया है, तो तीसरा साल पूरा नहीं लगा। तो आप नहीं बोलिएगा 3 साल कुछ महीना, 2 साल कुछ महीना, क्योंकि तीसरा साल में ही कुछ हो गया है। तो सर एग्जैक्ट बताइए ना कैसे निकलेगा? हाँ एग्जैक्ट निकालना होगा हमको। ऐसे आंसर नहीं देना होगा कि 2 साल कुछ महीना, नहीं, हम लोग को एग्जैक्ट पता करना होगा। तो उसके लिए जानते हैं क्या करते हैं? आइए सॉल्यूशन करते हैं। उसके लिए हम लोग ईयर, कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव नाम सुने हैं क्या? हाँ सर सुने हैं। बस वो करना होता है। ईयर 1, चलिए कैश फ्लो बताइए। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लास्ट वन इज 3 लाख। तो क्यूमुलेटिव करिएगा तो 3 लाख यहाँ होगा, यहाँ पर 7 लाख हो जाएगा, यहाँ पर 7 5 12 लाख, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 लाख। क्लियर है? 15 लाख। तो लगभग आपका जो पेबैक पीरियड है इन थर्ड ईयर में अचीव होगा। ये बात तो समझ में आ रहा है। यानी कि यहाँ पर आपका 2 ईयर तो लगना ही लगना है। ये बात समझ में आ रहा है? 2 ईयर तो लगना ही लगना है। बिकॉज कैसे, आप समझिए ना, यहाँ तक आप कितना रिसीव कर चुके हैं? यहाँ तक आप रिसीव कर चुके हैं, देखिए ना, 2 ईयर तक कितना रिसीव कर चुके हैं? सॉरी, 2 ईयर तक कितना रिसीव कर चुके हैं? 2 ईयर तक 7 लाख रिसीव कर चुके हैं। और आपको कितना चाहिए? तो सर हम लोग को चाहिए और कितना चाहिए ज़रा बताइए सर? 3 लाख। यही तो मतलब इस ईयर में कितना आपको मिल जाएगा तो मज़ा आ जाता, क्योंकि 7 लाख तो सेकेंड ईयर तक मिल गया है। तो इस ईयर में आपको चाहिए था 10 लाख, और आपको अचीव कितना तक हो चुका है? 7 लाख। यानी कि इस ईयर में 3 लाख मिल जाए। इस ईयर में 3 लाख मिल जाए। हाँ सर, पर इस ईयर में कितना मिल गया आपको? 5 लाख मिल गया। आपको कितना मिल गया? 5 लाख। जो ये 5 लाख कमाए हैं आप, ये 5 लाख आप अर्न किए हैं कितने मंथ में ज़रा बताइएगा? ये 12 मंथ में। ये 12 मंथ में अर्न किए हैं। तो ये 5 लाख 12 मंथ में अर्न किए हैं, तो पक्का है कि आप 3 लाख ही चाहिए था, तो 3 लाख बहुत जल्दी ही अचीव हो गया होगा। 12 महीना नहीं लगा होगा, क्योंकि 12 महीना में तो 5 लाख कमा ले रहे हैं। तो 3 लाख तो आप बहुत पहले ही अचीव कर लिए होंगे। हाँ सर, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो आपका ये ट्वेल्व मंथ में आप 5 लाख अचीव कर लिए थे क्या? बोलिएगा, 12 मंथ में आप 5 लाख अचीव कर लिए थे क्या? हाँ सर, 12 मंथ में हम लोग 5 लाख अचीव कर लिए थे। ये बात क्लियर है? नहीं, आप समझिए, 2 ईयर तो ठीक है। अब हम पूरा का पूरा फोकस है हम लोग का ये वाला, जो आप
जो 5 इस पर थर्ड ईयर में 2 ईयर तो कंफर्म है, ये तो लगेगा ही लगेगा। प्लस हम ये जानना चाहते हैं कि भाई हम लोग को और कितना मंथ लगा, पर ये 5 लाख आप 12 महीना में अचीव किए थे। आप 5 लाख कितना महीना में अचीव किए थे? 12 लाख। तो 3 लाख कितना मंथ में अचीव हो गया होगा? प्रपोर्शनेट कर लिए भाई। 12 महीना में आप 5 लाख अचीव करते हैं तो 3 लाख को अचीव करने में कितना महीना लगेगा? बस यही तो जानना था। आपको लगेगा कितना महीना बताइए? 12 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 कितना आया? 7.2। ये 7.2 क्या है? मंथ है, ठीक है। सेवन 7.2 आया कि नहीं आया? हाँ सर 7.2 आया। तो कितना मंथ लगा हम लोग को? 2 ईयर पॉइंट प्लस 7.2 मंथ्स, यानी कि हम लोग को लग गया 2 साल एंड 7.2 मंथ्स। बस आपका यही बात क्लियर है। ये 0.2 को 30 से इंटू करके डेज में कन्वर्ट कर लिए तो आपको इतना दिन लगा। मतलब आपको ये कैलकुलेट करने आना चाहिए। थोड़ा सा है कठिन है आप लोग के लिए, थोड़ा सा लग रहा है, पर आप समझना पड़ेगा। आप आराम से करिएगा। कैसे करिएगा? आपको हम टेक्निक दे रहे हैं। आप पहले आपको कितना पैसा रिकवर करना है ये बताइए। सर 10 लाख रिकवर करना है। ये 10 लाख रिकवर करना है, आप ये CF बनाइएगा, ठीक है। CF बना के देखिए 3, अच्छा 7, अच्छा 12 अचीव हो गया। तीसरा साल में ही अचीव हो गया। ये यहाँ तक तो अचीव नहीं ना हुआ, यहाँ तक तो अचीव नहीं हुआ। 12 लाख यानी कि इसी साल में अचीव हो गया होगा, इसी साल में अचीव हुआ होगा, हाँ या ना? इसी साल में तो अचीव हुआ होगा। हाँ सर यहाँ तक तो नहीं हुआ, इसी साल में अचीव हुआ होगा। तो हम लोग को क्या करना है? हम लोग को पता करना है कि भाई 12 लाख जो है, 12 लाख जो है वो हम लोग सॉरी 12 लाख नहीं, इस ईयर हम लोग 5 लाख जो है, ठीक है ना, 5 लाख जो है 5 लाख कमाते हैं। जमा की नहीं बात? जमा। हाँ सर इस ईयर हम लोग कितना कमाते हैं? 5 लाख कमाते हैं। पर हम लोग को चाहिए कितना? सिर्फ 3 लाख। 3 लाख मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो 3 लाख तो मिल ही गया था। तो 12 महीना लगा हम लोग को, क्योंकि मंथ में निकालना होता है इसलिए 12 को ऊपर रखिएगा, ठीक है ना। तो 12 महीना में हम लोग 5 लाख कमाते हैं तो 3 लाख कमाने के लिए कितना लगेगा? 7.2 मंथ। 7.2 मंथ और उसके बाद बात खत्म। यहीं पर आ गया, यहीं पर आंसर छोड़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका पे बैक पीरियड भी क्लियर हुआ? हाँ सर क्लियर हुआ। तो ये हो गया पे बैक पीरियड, यानी कि आप 2 ईयर एंड 7 मंथ में आप करीब करीब पैसा क्या कर रहा है? रिकवर कर ले रहे हैं। तो जितना जल्दी आप पैसा रिकवर कर ले आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चन बनाएंगे और आगे मेथड्स को हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। ज़रूरी ये है कि जितना भी आज का क्लास का पढ़ाई हुआ वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अदरवाइज अगर रिवाइज आप नहीं करते हैं 2-3-4 क्लास को तो फिर यू गोना बी ट्रैप्ड, ठीक है। फिर आई कांट हेल्प यू, कुछ हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कि आपको ज़रूरी है कि जितना भी शुरू से एक बार हम लोग पढ़े हैं ये सब का आप क्या कर लीजिएगा? रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आराम से समझिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा। ओके, तब तक के लिए बाय।